नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है। जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे वैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम अगेन एक स्मॉल कैप नीश केमिकल या स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आदित्य मेरे साथ है अगेन। तो ये जो कंपनी है वो एक मोनोपोली कंपनी है, जिनका आप देखोगे तो लार्जेस्ट कैपेसिटी है इंडिया में। फोर्जिन ये जो केमिकल है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, काफी कम कंपटीशन है। एंड रिसेंटली उन्होंने उनका जो कैपेसिटी है वो भी 3 टाइम्स इंक्रीज किया है, जिससे उनकी जो वॉल्यूम की ग्रोथ है दैट कैन बी अचीव्ड गोइंग अहेड। इसके अलावा यदि आप उनकी ग्रॉस मार्जिन देखोगे तो 75 to 80% के ग्रॉस मार्जिन है। एंड इट इज वेरी वेरी रेयर इन टू द केमिकल इंडस्ट्री की इतने हायर ग्रॉस मार्जिन कंपनी कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही है, बिकॉज उनका प्रोडक्ट बहुत नीच है, उसमें कंपटीशन बहुत कम है। एंड जनरली हम जब भी माइक्रो कैप क्लब में भी अलग अलग स्टॉक्स को रिसर्च करते हैं, या जब भी मैं स्टॉक्स में अलग अलग इन्वेस्ट करता हूँ, सो माय वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि वो इंडस्ट्री में कुछ एंट्री बैरियर्स हो या कुछ मोड्स हो। वॉरेन बफेट जी इसको इकोनॉमिकल मोड्स कहते हैं, यानी इजीली कंपटीशन एंटर ना कर सके वो सेक्टर में या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जहां पर यू आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट। तो ये कंपनी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, जिसका नाम है पोषक करके। सो हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन से अलग अलग केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है, कौन कौन से उनके डिविजन्स है, उनका कैपेसिटी उन्होंने कैसे हिस्टोरिकली इंक्रीज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या एक्चुअल में एंट्री बैरियर्स है, कंपटीशन क्या है, इसमें चाइना से कुछ कंपटीशन है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उनके मार्जिन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे उन्होंने मेंटेन किए हैं, आरओसी क्या है। इसके अलावा उनकी बैलेंस शीट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट ये एक डिटेल वीडियो होगा, तो जरूर ये जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए। और यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा, जहां पर हम अलग अलग ऐसे नीश जो स्टॉक्स है उनको अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप भी है। एंड यदि आप एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म देख रहे हो तो डेफिनेटली आप माइक्रो कैप क्लब के जो डिटेल्स है वो देख सकते हो, जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आपने वैल्यू एजुकेटर के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन भी कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक किए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट आदित्य विद द कंपनी का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है, ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेंगे। एंड देन विल कीप गोइंग डीपर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कंपनी ने क्या अचीव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके सो पोषक शुरू हुई थी 1972 में। इट इज अ पार्ट ऑफ द एलएमबी ग्रुप विच इज द ओल्डेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया। एंड उनका प्लांट हालोल में गुजरात में, तो एक ही जगह से वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो फॉस्जीन रिलेटेड हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है वो पहले जान लेते हैं। तो इट वाज फर्स्ट सिंथेसिस बाय केमिस्ट जॉन डेवी। उसने उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन को रिएक्ट करके ये गैस पहली बार बनाया था। तो ये जब वर्ल्ड वॉर वन में यूज हुआ था तो इट रिजल्टेड इन 85,000 डेथ्स। तो दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो ये भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट में ये डिजास्टर हुआ था। अप्रोक्सीमेटली 45 टन्स ऑफ एमआईसी गैस वाज लीक फ्रॉम द स्टोरेज टैंक। तो दिस वाज ड्यू टू द substandard operating procedures and the understaffing of the plant। तो बेसिकली इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से एंड कम ट्रेनिंग की वजह से ये राइट। इंसिडेंट हुआ था। तो 1989 में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन पे किए ये डिजास्टर से जो लिटिगेशन है उसको सेटल करने के लिए। बट अभी भी एमआईसी से जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी भी भोपाल में दिखते हैं। तो करेक्ट। एमआईसी इज अ डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव ऑफ फॉर्जिन एंड एंड इट आदित्य, यदि आपने देखा होगा तो रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आया है, ट्रेन मैन करके। तो यस गाइस यू आल्सो कैन वॉच दिस सीरीज की क्या इफेक्ट हो सकते हैं व्हेन एक्चुअली फोजिन या डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स ऑफ फोजिन जब भी वो लीक होते हैं, इट कैन बी वेरी वेरी लीथल इम्पैक्ट ऑफ दिस वेरी हैजार्डस केमिकल। तो बिकॉज ये केमिकल हैजार्डस है, ये एंट्री बैरियर्स भी देता है इंडस्ट्री में, एंड गवर्नमेंट इमीडिएटली अप्रूवल नहीं देता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज फॉर दिस फोजिन बेस्ड डेरिवेटिव्स। तो जो एमआईसी बेसिकली एक एग्रोकेमिकल में इसका यूज होता है, जो यूनियन कार्बाइड वो समय में मैन्युफैक्चर कर रही थी। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी इन्वेस्ट इन दिस कंपनीज, बिकॉज ऐसे कुछ इंसिडेंट्स जो है दैट माइट पॉसिबल गोइंग अहेड इफ प्लांट का प्रॉपर मेंटेनेंस वहां पे नहीं होता है तो। ओके सो इसके अलावा आप ड्यूपॉन्ट के एक प्लांट में 2010 में एंड बैसफ के एक प्लांट में 2016 में अगेन ये फॉस्जिन गैस का लीक हुआ था विच रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ सम वर्कर्स वर्किंग ओवर दैट। तो दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ फॉस्जिन। एंड इसी की वजह से
गवर्नमेंट रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट है, 5 से 7 साल आपको लगता है अप्रूवल मिलने के लिए, एक लाइसेंस मिलने के लिए टू मैन्युफैक्चर फोर्जिन। तो अब पोषक के स्पेसिफिक आते हैं। तो पोषक भी अगेन वो लोग फॉस्जीन कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन के रिएक्शन से ही बनाते हैं। एंड फॉस्जीन से वो लोग जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स बनाते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड एज क्लोरोफॉर्मेट्स, आइसोसाइनेट्स, कार्बोमेट्स, क्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो दीज आर द मेन डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट ग्रुप्स। एंड उसमें एक एक प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स कंपनी बेचती है मार्केट में, दे एक्ट एज द इंटरमीडिएट फॉर द एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर क्लाइंट। तो उसके एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फॉस्जीन जो है, तो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द सिंथेसिस ऑफ अ ड्रग नोन एज टैक्सोल विच इज अ एंटी कैंसर ड्रग। फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो लोग केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स को ये मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट सप्लाई करते हैं। दे यूज इट टू मेक देयर इंटरमीडिएट CMIC, which is then used to make tenofovir, which is the key anti-AIDS and anti-hepatitis B drug. And MIC, again, MIC is a downstream derivative of furgin, which is used to make herbicides. और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए ये गैस रिस्पॉन्सिबल थी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट से ही रेवेन्यूज रहे, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं रहे। तो स्पेसिफिक टू फोर्जिन देर आर सम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि अगेन वो लीक का रिस्क हो सकता है। एंड ये गैस काफी लीथल भी है। तो जो जो भी डोमेस्टिक मार्केट में आप नंबर्स देख सकते हो, मोस्टली फॉर्जिन बेच रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में। और डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों में बेच रहे। तो दिस इज द डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट्स का स्प्लिट। तो R&D स्पेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, दे हैव बीन मोस्टली अबव 1%। तो इंडिया में जो भी केमिकल या एग्रो केमिकल कंपनीज है, वो लोग यूजुअली इतना स्पेंड नहीं करते ऑन द R&D अनलेस दे आर अ CSM बेस्ड कंपनी। तो पोषक ने इतना क्यों स्पेंड किया है, पहले वो जान लेते हैं। तो दे हैव फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस प्रोसेस इंस्टेड ऑफ बैच प्रोसेस। दे हैव ट्राइड टू डेवलप अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स। उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन पे काम किया, प्लस उन्होंने प्रोसेस ऑटोमेशन एंड प्लांट अपग्रेडेशन पे काम किया, ताकि जो लीक्स की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए। इसलिए उन्होंने हिस्टोरिकली R&D में इतना स्पेंड किया है। और जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स है एंड कॉस्ट रिडक्शन का पॉइंट है, वो आप इनके ग्रॉस मार्जिन में देख सकते हो, जो कंटिन्यूअसली बढ़े ही है ओवर टाइम। प्रोसेस ऑटोमेशन पे भी वो लोग इसलिए काम कर रहे हैं, ताकि प्रोसेस अगर ऑटोमेटेड होगी तो स्टाफ ज्यादा लगेगा नहीं ऑपरेट करने के लिए। एंड सपोज लीक होता भी है तो उतने कम लोग एक्सपोज होंगे इस फॉस्जीन गैस को लेके। सो ओवरऑल वर्ल्ड में जो फॉस्जीन के मेजर प्रोड्यूसर्स है, वो US, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया और चाइना में। जो ग्लोबल प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, दे आर कोवेस्ट्रो, वैंडेमार, वैनहुआ, डाउ केमिकल्स एंड बैसफ। तो यहाँ पे इंडिया में मेन तो पोषक और अतुल लिमिटेड है, जिनकी आप कैपेसिटीज देख सकते हो। तो पोषक ने ट्रिपल करके 14,400 तक लेके गए हैं। अतुल का 10,000 टन का कैपेसिटी है, विच इज एज पर देयर इसी वो लोग ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाले। एंड वंस दैट कैपेसिटी एक्सपेंशन गेट्स कंप्लीटेड तो 10,000 टन हो जाएगा। लायने टेक्नोलॉजीज इज अ क्रैम्स बेस्ड मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन चाइना, जिनकी 20,000 टन की कैपेसिटी है। तो पोषक इंडिया में एक ही प्लेयर है जो फॉस्जीन एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है। उसके अलावा जो इंडियन प्लेयर्स है लाइक अतुल लिमिटेड, UPL एंड GNFC, ये लोग फॉस्जीन सिर्फ कैप्टिव कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, उसको वो लोग एक्सटर्नल मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो फॉस्जीन रिलेटेड जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है, ये सारे इंडियन प्लेयर्स लाइक पोषक, अतुल, UPL, GNFC वो लोग एक्सटर्नल मार्केट में बेचेंगे। चाइना, एज आई सेड, देयर आर huge capacities in China, लाइने टेक्नोलॉजीज, तो दिस इज जस्ट वन प्लेयर अमंग देम। और ऐसे बड़े चाइनीज प्लेयर्स है इस फॉर्जिन रिलेटेड इंडस्ट्री में। आप एक इंडस्ट्री रिपोर्ट अगर पढ़ोगे, तो जितना भी फॉर्जिन प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट 39-40% इज प्रोड्यूस इन चाइना। सो दैट्स हाउ बिग चाइना एज अ प्लेयर इज। एंड चाइना जो उनके एनवायरमेंटल रिलेटेड सिचुएशंस थे, जो इश्यूज वो लोग फेस कर रहे थे, वो मोर और लेस अभी थोड़े थोड़े रिलैक्स होते जा रहे हैं, एंड दे आर कमिंग बैक इनटू एक्शन। तो अगेन वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मैं जरा पॉलीयूरिथीन की बात कर लेता हूँ। तो 2023 में $78 बिलियन की मार्केट है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ केगर ऑफ 4.5%। दिस पॉलीयूरिथीन फाइंड्स एंड यूजेस इन इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फुटवेयर, कंज्यूमर एंड अदर्स।
तो यहाँ पे मैं पॉलीयूरेथीन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जितना भी फॉस्जीन ग्लोबली प्रोड्यूस होता है, तो 55% इज यूज फॉर एमडीआई एंड 25% गोज टूवर्ड्स टीडीआई। एंड ये एमडीआई एंड टीडीआई जो है, दे आर प्रीकर्सर्स इन मेकिंग द पॉलीयूरेथीन फोम्स। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फॉस्जीन गोज टूवर्ड्स द पॉलीयूरेथीन फोम्स। तो पॉलीयूरेथीन के बारे में बात कर लेते कि बनता कैसे है, क्या प्रीकर्सर्स है। तो जनरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीयू पॉलीयूरेथीन इज डाइआइसोसाइनेट प्लस पॉलीऑल मेकिंग द पॉलीयूरेथीन। तो इसमें जो डाइआइसोसाइनेट है, कॉमनली यूज डाइआइसोसाइनेट सर, मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट एमडीआई बोलते हैं इसको, एंड टोल्यूइन डाइआइसोसाइनेट टीडीआई। तो इनका एक जनरल सीक्वेंस देख लेते हैं। तो टोल्यूइन से 3 स्टेप रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन, हाइड्रोजनेशन, फॉस्जिनेशन, जिससे टीडीआई बनता है। एमडीआई इज फॉर्म्ड विद सिमिलर 3 स्टेप्स। स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन यूज होता है, एंड पॉलीऑल्स के लिए फिर प्रोपाइलिन से स्टार्ट होके प्रोपाइलिन ऑक्साइड बन के पॉलीऑल बनता है। तो TDI is used for making flexible polyurethane foams. MDI is used for making rigid polyurethane foams. तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ये TDI या MDI यूज होता है। तो TDI इज यूज्ड इन मेकिंग फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथीन फोम्स, जो मैट्रिसेस में जाती है, जो शीला फोम्स जिस पे काम करता है। तो दैट इज वन एग्जांपल। फिर MDI इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन बेस्ड पर्पसेस। तो पीयू के बेस्ड जो प्लेयर्स है इंडिया में, वो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल ओवर। तो एक्सक्लूडिंग द इंडियन प्लेयर्स, बाकी सबके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये जो सारे प्लेयर्स है, ये फॉस्जीन भी बनाते हैं, एंड दे हैव, उससे वो लोग एमडीआई एंड टीडीआई भी बनाते हैं। तो दे हैव अ वेरी गुड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जो शीला फोम और मयूर यूनिकोटर्स है, तो दे डोंट हैव द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। शीला फोम जो है वो टीडीआई बाहर से इंपोर्ट करता है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द पॉलीयूरेथीन स्पेसिफिक। इंडिया में एमडीआई पे कोई काम नहीं कर रहा है। एंड टीडीआई की बात करूं तो जीएनएफसी काम करता है इंडिया में, एंड इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 64,000 टन्स एज पर देयर ईसी डॉक्यूमेंट। तो इफ यू गो थ्रू द ईसी ऑफ पोषक, आप यहाँ पे वहां पे देख सकते हो कि पोषक एमडीआई या टीडीआई पे काम नहीं कर रहा है। दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन द फार्मास्यूटिकल एंड एग्केम बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ फॉस्जीन। वाइल ये जो बाकी प्लेयर्स है, ये लोग पॉलीयूरेथीन बेस्ड एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहे हैं। सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन पोषक एंड अदर प्लेयर्स लाइक अतुल, जीएनएफसी, जो पॉलीयूरेथीन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो एंट्री बैरियर्स देख लेते हैं इस बिजनेस में। तो मेजर एंट्री बैरियर्स यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन का है, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ऑलमोस्ट 5 से 7 साल का टाइम लगता है, या तो फॉस्जीन प्लांट स्क्रैच से बिठाने के लिए, या फिर आपको उस एग्जिस्टिंग प्लांट का कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करना होगा, तो उसके लिए भी एक 5 से 7 साल का अप्रूवल लगता है। एंड सिंस इट इज अ हजार्डस केमिकल, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज हैंडलिंग कैपेबिलिटीज, जो न्यू एंट्रेंट के पास शायद ना हो। तो उन्होंने हिस्टोरिकली क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उनका प्लांट, उनको जब 1440 से 4800 पे लेके जाना था, तो 2009 में उन्होंने एप्लीकेशन डाला था, जिसका अप्रूवल 2014 में मिला। तो अगेन एक 5 साल का अप्रूवल साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर 2014 में केपेक्स शुरू करके 2-3 साल में उन्होंने कंप्लीट किया। देन अगेन वो 2017 में दे अब फाइल फॉर एप्लीकेशन ऑफ 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन। उसका अप्रूवल 2020 में मिला। दे एग्जीक्यूटेड द कैपेक्स इन 2 years विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़, और Q4 FY22 में ये कैपेक्स ऑनलाइन आई। तो इसके डिटेल्स देख लेते हैं। तो 120 करोड़ वर्थ इन्वेस्टेड ओवर FY22 FY22, और उनको अप्रूवल प्रिसाइसली अगस्त 2020 में मिला था। तो फॉर्जिंग का आप देख सकते हो 4,800 से 14,400 गया। डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स भी रफली डबल हुई है। तो ये जो केपेक्स है, इसका पेबैक पीरियड 120 करोड़ का जो पेबैक पीरियड है, इट इज एस्टिमेटेड टू बी 5 years। और ये जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स का प्लांट है, इट इज अ हाईली ऑटोमेटेड एमपीपी प्लांट विच कंप्लाइज टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये पोषक रिलेटेड आप पढ़ोगे, तो दे आर प्लानिंग टू एंटर द सीएसएम बिजनेस। तो सीएसएम बिजनेस में मल्टीपर्पज प्लांट्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स का प्लांट इज इन लाइन विद दैट प्लान। तो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स में उन्होंने एज पर द ईसी जो प्रोडक्ट्स मेंशन किए, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। उनके ईसी में एक नाइट्रोफिनाइल क्लोरोफॉर्मेट करके इंटरमीडिएट है, विच विल बी यूज्ड टू मेक रिटोनाविर, विच इज अ एंटी एचआईवी ड्रग।
देन फिनाइल इथाइल आइसोसाइनेट करके और एक इंटरमीडिएट है विच विल बी यूज्ड टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज. सो these are some of the intermediates which they will be making in this phosgene MPP plant. Over and above this, they are investing 50 to 60 crores for debottlenecking. तो debottlenecking करके एडिशनल कैपेसिटी उनको उसी प्लांट में मिल सकती है. तो इनके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी हैज अ वेरी गुड हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड. इबिटदा मार्जिन्स मोस्टली 20 to 30% के रेंज में रहे. ग्रॉस मार्जिन्स जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने R&D पे काम किया, दे वर्कड ऑन द कॉस्ट रिडक्शन, प्रोडक्ट मिक्स. तो ग्रॉस मार्जिन्स भी ओवर टाइम इंक्रीज किए. तो ग्रॉस और इबिटदा मार्जिन्स देख के यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फॉस्जीन जो है या जो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स है, दे आर अ नीश प्रोडक्ट. यहाँ पे एंट्री बैरियर्स भी है एंड ज्यादा प्लेयर्स नहीं है इस इंडस्ट्री में. इसी वजह से जो प्रॉफिट पूल है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है. आरओसी भी आप देखोगे तो एक्सक्लूडिंग द टाइम्स जहाँ पे उन्होंने केपेक्स किया है, तो आरओसी भी 20 to 30% के रेंज में रहा है. एंड आरओसी इज अनदर मेट्रिक विच रिफ्लेक्ट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो जितना हाई आरओसी रहेगा उतना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है कंपनी को. इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्पिटिटिव राइट, तो एडवांटेज. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है. यू शुड इक्वल टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंडस्ट्री. जब भी आप कोई भी स्टॉक में या बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो एंट्री बैरियर्स होना चाहिए. वो इंडस्ट्री में स्विचिंग कॉस्ट कितना है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. यानी ये प्रोडक्ट का कुछ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है क्या, सप्लायर्स से कोई थ्रेट है क्या, सप्लायर्स कितने ऑर्गेनाइज है या कितनी अनऑर्गेनाइज्ड है, आपके कस्टमर से आपको क्या थ्रेट है, हाउ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दे आर. क्या आपके सप्लायर्स या कस्टमर्स बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, इसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आपके मार्जिन्स क्या है. एंड ये सब डिटरमाइन करता है कि बेसिकली वो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है. तो पोर्टर के 5 फोर्सेस जो है, दैट इज अ वेरी गुड मॉडल टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन इन द इंडस्ट्री. तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो. दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू टू टेक द डिसीजन कि ये इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर क्या है. एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर एक्चुअली डिटरमाइंस और डिफाइन योर आरओसी. कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाइपर कंपटीशन नहीं है, देन आरओसी जनरली 20-25% या मोर देन दैट. जैसे जैसे कंपटीशन एंटर होता है वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है एंड देन आरओसी कीप्स गोइंग डाउन. यहाँ से कंपनी आगे कहाँ जाने वाली है उसकी बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. तो सिंस चाइना से अगेन चाइना इंडिया में भी उनके फॉर्जिन रिलेटेड डेरिवेटिव्स बेच रहे, तो कंपनी का प्लान यहाँ पे यही होगा कि जो चाइना से इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करे. तो दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सम डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स जहाँ पे वो लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लान कर रहे हैं. तो स्पेसिफिक उन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट दैट विल बी वन पार्ट ऑफ दैट प्लान. देन सेकेंड पार्ट इज द CSM फॉर एग्रो एंड फार्मा. तो उन्होंने ये डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स का एमपीपी प्लांट कमीशन किया है. देन ग्लोबल इनोवेटर्स ने उनके प्लांट को विजिट भी किया है फॉर द ऑडिट, इंस्पेक्शन एंड द अदर रिलेटेड थिंग्स. इफ द इनोवेटर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर प्लांट, देयर कंप्लायंस, तो उनसे उनको एक कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है फॉर द CSM. तो ये भी अगेन वो लोग जेनरिक करेंगे या पेटेंटेड करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन. एंड थर्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स. तो पोषक राइट नाउ फॉस्जिनेशन में काफी स्ट्रांग है एंड दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि CSM बिजनेस में जो इनोवेटर है दे एक्सपेक्ट देयर पार्टनर कंपनी टू हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग वेरियस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म. ये पॉइंट मैंने एस्टेक के वीडियो में भी बोला था, अगेन यहाँ पे भी रिट्रेट करना चाहता हूँ. तो दैट्स व्हाई दे आर एक्सप्लोरिंग वेरियस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स. यहाँ पे रिस्क क्या हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं. तो रिस्क मेन मेन दो ही रिस्क है. एक तो फॉजिन लीक्स, उसकी वजह से हिस्ट्री में क्या क्या हो चुका है वो मैं कवर कर चुका हूँ. एंड सेकेंड इज कंपटीशन फ्रॉम चाइना. चाइना वापस आ गया इस इंडस्ट्री में, तो अगेन चाइना से एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी दोबारा बढ़ जाएगी इन द फॉजिन एंड डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स इंडस्ट्री. So these are the risks mostly faced by the business of the company. So राइट, राइट. तो यहाँ पर यदि आप देखोगे टोटल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोशाक एज अ बिजनेस, तो इट लुक्स एट एज अ वेरी गुड बिजनेस. यहाँ पे जो रिस्क आदित्य ने बताई दैट डेफिनेटली आर देयर, बट इफ यू चेक अबाउट द ट्रिगर्स, देन जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, जो वॉल्यूम्स इंक्रीज होने वाले हैं आगे जाके, तो उससे आगे जाके उनके जो रेवेन्यूज है एंड प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ सकता है.
जो अब तक उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नहीं आया है. सो इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू. तो दैट इज वन ट्रिगर. इसके अलावा डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव से भी आप देखोगे तो देयर कैन बी गुड ट्रिगर्स गोइंग अहेड. एंड जैसे कि ग्लोबल इनोवेटर्स आर प्लानिंग और लुकिंग फॉर सम टाई अप्स एज अ CSM कस्टमर्स, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ट्रिगर हो सकता है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा है, अप्रूवल ऑलरेडी आ गए उनको, एंड ऑलमोस्ट कैपेसिटी भी जो है वो ऑनलाइन आ चुका है. सो दैट इज द गुड पॉइंट. देन एंट्री बैरियर्स है इंडस्ट्री में, एंड मोर और लेस यहाँ पर आगे जाके ग्रोथ आ सकती है प्रॉफिटेबिलिटी की, बिकॉज वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं. तो ये जनरली मेरे फ्रेमवर्क में आप देखोगे तो इट नाइसली गेट्स फिट इन. लास्ट पॉइंट जो है दैट इज ऑन द वैल्यूएशन. तो जनरली मैं कोई भी स्टॉक में या बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, आई लुक फॉर अ गुड मैनेजमेंट, गुड बेसिकली बैलेंस शीट और अ बिजनेस, एंड देन अलोंग विद द ग्रोथ मोर इम्पोर्टेंट इज आप क्या वैल्यूएशंस पे उसको खरीदते हो. तो यदि आप करंटली पोषक का वैल्यूएशंस देखोगे तो हिस्टोरिकली दिस स्टॉक हैज ऑलवेज ट्रेडेड बियॉन्ड 30-35 पी. एंड यदि आप अभी पी देखोगे तो लगभग 27-28 का पी चल रहा है अभी. एग्रोकेमिकल एज ए इंडस्ट्री भी स्लो डाउन में चल रही है बिकॉज ऑफ चाइना इज बैक इनटू द गेम आफ्टर पैंडेमिक. दे आर डंपिंग ग्लोबली. इसके वजह से रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्राइजेस, फाइनल गुड्स की जो प्राइजेस है वो उस पर इम्पैक्ट आया है. तो दैट इज वन रीजन. चैनल में इन्वेंटरी है, दैट इज द अनदर रीजन. एंड एट द सेम टाइम यूएस एंड यूरोप में डिमांड कम हो गई है. तो इसी वजह से ग्लोबली जो एग्रोकेमिकल्स कंपनीज है दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड अलॉट. एंड पोषक के जो मैक्सिमम रेवेन्यूज आते हैं वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ही आते हैं. सो दे ऑल्सो गॉट लिटिल बिट इम्पैक्टेड ऑन द ग्रोथ. एंड यहाँ पर मार्जिन्स में भी थोड़े यहाँ पर इम्पैक्ट आया है. बट आई थिंक इफ यू चेक ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट, आई फील द वैल्यूएशंस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. यहाँ पर आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशंस ऑन अ यूट्यूब कि आपको इसको बाय करना है या नहीं. दैट विल बी कम्प्लीटली योर डिसीजन. जस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बिजनेस एंड मेरा वैल्यूएशन का फ्रेमवर्क क्या है. सिमिलरली इन माइक्रो कैप क्लब वी डोंट गिव एनी रिकमेंडेशन. जस्ट ये एक रिसर्च का प्लेटफॉर्म है. एंड जहाँ पर अलग अलग जो क्लब मेंबर्स है दे आल्सो प्रेजेंट देयर ओन आइडियाज. उसके भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. अलग अलग मैनेजमेंट्स को हम होस्ट करते हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. So we have hosted more than 25 managements on various businesses, and there are multiple microcap club members. They have presented about their ideas. इसके अलावा we are basically teaching how to read the balance sheet, QIP documents, अलग अलग जो documents है, कॉन कॉल्स को कैसे पढ़ना चाहिए, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना चाहिए, मेंटल मॉडल्स क्या है, उसका राइट यूसेज क्या है, आप कहाँ पर उसको यूज कर सकते हो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो. तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर. तो आप जरूर माइक्रोकैप क्लब को एक्सप्लोर कर सकते हो. It can be a very good platform for you for your to learn more and more about how to understand various businesses. तो यदि आपने माइक्रो कैप क्लब को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हो. एंड जो डिटेल्स है सारे आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. आपको कुछ क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो ईमेल पर, या मेरा कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मेरे वेबसाइट पे. सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी. तो ऐसे ही जो अलग अलग नीश माइक्रो एंड स्मॉल साइज की कंपनीज है उनको हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो कैप क्लब में. तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ लुक एट माइक्रो कैप क्लब. और यूट्यूब के जो वीडियोस, डिटेल वीडियोस हम एक प्रेजेंट करते हैं आपके सामने. तो ये मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ. तो जरूर ये जो वीडियोस है वो उनको कंप्लीट देखिए. यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट. काफ़ी डिटेल वीडियोस रहते हैं ये. तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को. तब तक डेफिनेटली आप सारे जो वीडियोस है वो आप देख सकते हो. काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में मैंने वीडियोस जो है बनाए हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है या एग्रोकेमिकल, केमिकल या फार्मास्यूटिकल. इसके अलावा ऑटो एंसिलरी हो गया, FMCG स्टॉक्स हो गए. तो बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर पे मैंने वीडियोस क्रिएट किए हैं. तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप देखिए. एंड यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन पे क्लिक नहीं किया होगा तो जरूर उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आगे जाके भी मिलते रहे.